हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की इतिहास का इकाई 4 लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आप लोग बुक पढ़ के आए होंगे तो बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। अगर नहीं बुक पढ़ के आए हैं तो कोई बात नहीं, इसे शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और अच्छे से देखें और समझें, बहुत बेनिफिट होने वाला है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग इज द राइट आंसर, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। बुक में ग इज द राइट आंसर होगा, क ख ग घ में ग। ओके, तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा क 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के पास, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा क 1916 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा क सितंबर 1920 कलकत्ता। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा क इज द राइट आंसर, 1920 तुर्की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग इज द राइट आंसर, 1930 दांडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा क 1929 लाहौर। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आप लोगों के पास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ख 1925 ईस्वी, KV हेडगेवार। ठीक है, 1925 ईस्वी में KV हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा क बारदोली। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में भी आई है, एग्जाम में आते रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा क 1916 में। ठीक है। आइए अब देखते हैं, कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है उसे भी। देखिए हम लोग को जल्दी जल्दी देखना है क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें अति लघु, लघु और दीर्घ और प्लस मिलान करने वाले भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा जल्दी में देखेंगे वीडियो को। फिर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें का पहला है, बाल गंगाधर तिलक और ब्लैंक स्पेस की जगह पे, रिक्त स्थान की जगह पे एनी बेसेंट ने होम रूल लिंग आंदोलन को शुरू किया। ठीक है, आइए चलते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस की जगह पे महात्मा गांधी भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। फिर 3 है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ओके। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है? 5 है आप लोगों के पास, फरवरी 1928 में कृषि कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। ओके। आइए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है? 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ। यहाँ पे में छूट गया है, आप लोग में लिख लीजिएगा अगर कॉपी में बनाइएगा तो। ओके, में लखनऊ में हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, उड़ीसा में 1914 में खोंड विद्रोह हुआ। ठीक है, आइए चलते हैं अगले अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे।
देखिए आप लोग को बता दें, जो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है ये 20 शब्द में उत्तर देने का होता है। ओके, 25 जा सकता है बट ज़्यादा नहीं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। पहला क्वेश्चन है इसका, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? वीवीआई क्वेश्चन। उत्तर हो जाएगा, तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। यह इस्लामिक संसार का मालिक माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के हाथों जब तुर्की की पराजय हुई तो तुर्की के सुल्तान को सत्ता से हटा दिया गया। भारतीय मुसलमानों ने इसी का विरोध किया। इसे ही खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। देखिए क्या है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, भारत में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। इसके अनुसार सरकार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर उस पर बिना मुकदमा चलाए बंदीगृह में रख सकता था। भारतीयों ने इस कानून का तीव्र विरोध किया। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है 3 आप लोगों के पास, दांडी यात्रा का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो उत्तर हो जाएगा, दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना तथा ब्रिटिश कानून के भय को भारतीय जनता के अंदर से निकालना था। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है 4 है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखते जाइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो गांधी इरविन पैक्ट है इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। ठीक है, गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आते रहता है। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। इसका उत्तर हो जाएगा, बिहार में नीलों द्वारा नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी कुल भूमि के 3/20 हिस्से का 15% भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसी व्यवस्था के खिलाफ 1917 में सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधी जी के आगमन एवं उनके प्रयास के बाद किसानों को राहत दी गई। गांधी जी के प्रयास से चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं मजदूर आंदोलन को बंदी बनाकर मेरठ लाया तथा उन पर मुकदमा चलाया गया। इन पर आरोप था कि ये सम्राट को भारत की प्रभुता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। इन नेताओं में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, फिलिप अस्प्राट तथा ब्रेन बिडली मुख्य थे। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखे। तो उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे छोटा नागपुर के उराव आदिवासियों ने 1914 से 1920 तक अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। इसमें एकेश्वरवाद पर बल तथा मांस, मदिरा एवं आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की सलाह दी गई। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? वीवीआई क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसे शॉर्ट में AITUC की स्थापना की। इसे AITUC शॉर्ट में कहते हैं। ओके, स्थापना की। फिर आगे देखते हैं क्या है। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और इनकी मांगों का समर्थन किया जाए। इस कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी कि AITUC। देखिए यहाँ पे कुछ सम्मिलित करना है, मिलाना है बुक में आपको। ये जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ ये जहाँ तहाँ मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम आपका क्वेश्चन के बाद एक आंसर दिए हैं। देखिए सम्मिलित करेंगे। पहला है गांधीवादी चरण कब हुआ था, तो ख इज द राइट आंसर। 1919 से 1947 का काल गांधीवादी चरण कहलाता है। 2 है चौरी चौरा हत्याकांड, इसका उत्तर हो जाएगा का 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। 3 है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कब बने, तो ग इज द राइट आंसर 1885 ईस्वी में। फिर 4 है बंगाल विभाजन वापस कब हुआ, तो 1911 ईस्वी में। 5 है हिंदू महासभा के सचिव कौन थे या नेता कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा च मदन मोहन मालवीय। फिर 6 है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, किस राज्य में, तो घ इज द राइट आंसर केरल। ओके, फिर देखिए आगे हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है 60 शब्दों में उत्तर देने का रहता है और लघु उत्तरीय प्रश्न एग्जाम में आता है आप लोगों का। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों के सामने। देखिए सितंबर 1920 के कलकत्ता में आयोजित विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। यह प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे: खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और अंततः स्वराज की प्राप्ति करना। ठीक है, इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रमों को अपनाया गया, एक प्रस्तावित कार्यक्रम तथा दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम। फिर देखिए असहयोग आंदोलन के प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार थे। कौन कौन थे भाई, देखते हैं। देखिए पहला है सरकारी उपाधि एवं अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए। दूसरा है सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाए। 3 है स्थानीय संस्थाओं की सरकारी सदस्यता से इस्तीफा दिया जाए। 4 है सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया जाए तथा आपसी विवाद पंचायती अदालतों द्वारा निपटाया जाए। 5 था असैनिक श्रमिक व कर्मचारी वर्ग मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने से इनकार करे तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार करे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत शराब का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता एवं अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, हाथ से बुने खादी का प्रयोग करे, कानूनों के खिलाफ सविनय अवज्ञा करना, कर नहीं देना, राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना करना शामिल था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आप लोगों के सामने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए, उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला है इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। इस विस्तृत सामाजिक आधार को महिलाओं की भागीदारी, मजदूर वर्ग की भागीदारी, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व अशिक्षित लोगों की भागीदारी के अंतर्गत देखा जा सकता है। ठीक है, 2 है इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। समाज के नए वर्गों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं व्याप्त हुई। 3 है
आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को प्रभावी भूमिका में देखा गया है। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का दूसरा पहलू है महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? उत्तर हो जाएगा कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्षेत्रीय स्तरों पर प्रतिदिन बढ़ता गया। प्रारंभ में यह आंदोलन शिक्षित मध्यम वर्ग तक रहा, परंतु आगे चलकर अनेक भारतीय वर्गों की सहानुभूति इसे प्राप्त होने लगी। ओके, इसी समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था। साथ ही लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का भारतीयों द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था, जिस कारण सरकार को प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा था। यद्यपि अभी कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन नहीं था, फिर भी यह विजय भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए मार्ग प्रशस्ति का काम किया। उन्हें लगने लगा कि संगठित होना अति आवश्यक है। लॉर्ड रिपन के काल में पास हुए इलबर्ट बिल का यूरोपियनों द्वारा संगठित विरोधा से प्राप्त विजय ने भारतीय राष्ट्रवादियों को संगठित होने का पर्याप्त कारण दे दिया। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है? फोर है जो कि VVI क्वेश्चन है। बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VVI भी है, एग्जाम में भी आप लोग का आ सकता है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। उत्तर हो जाएगा 1920 के दशक में किसानों ने अपने को वर्गीय संगठनों तथा राजनीतिक दलों के रूप में संगठित करना आरंभ कर दिया था। इसके पीछे किसानों के प्रति कांग्रेस की उदासीन नीति तथा साम्यवादी तथा अन्य वामपंथी दलों द्वारा किसानों में वर्गीय चेतना उत्पन्न करने के कारण किसान सभाओं का गठन हुआ। 1920 के आरंभिक दशक में बिहार, बंगाल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में किसान सभाओं का गठन हुआ। बिहार में 1922 से 1923 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जबेर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई। मार्च 1928 को बिहटा यानी कि पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। नवंबर 1929 में सोनपुर में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव तथा यमुना कायर्थी श्री गुरु नानक, श्री गुरुलाल एवं कैलाश लाल इसके प्रमंडलीय सचिव बने। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ। देखिए 11 अप्रैल 1936 को अखिल किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ। ये रिक्त स्थान में भरने के लिए आया था। 1936 में बिहार में बकास्त, देखिए इसे बकासत नहीं पढ़ेंगे, इसे बकास्त पढ़ेंगे। बकास्त भूमि यानी कि स्वयं जोती हुई भूमि के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ, जिसे कांग्रेस ने 1937 के फौजपुर अधिवेशन में मुख्य मांग के रूप में जोड़ा। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है? उत्तर है स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। उत्तर हो जाएगा 1923 ईस्वी में देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक नवीन स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में 1923 में हुआ, जिसमें देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने। इस दल ने कांग्रेस के अंदर रहकर अपनी अलग नीतियां चलाने का निश्चय किया। स्वराज्यों का भी उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति ही था, लेकिन इसे प्राप्त करने का उनका तरीका अलग था।
इसके सदस्य चाहते थे कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में प्रवेश कर वे सरकार पर दबाव डालें कि वह राष्ट्रीय मांगों को एक निश्चित अवधि के अंदर पूरा करे। सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो विधानमंडलों के जरिए शासन करना असंभव कर दिया जाए। ठीक है, देखिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया है, यानी कि अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बाद वीडियो एंड होने वाला है, तो इसे भी जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है 150 शब्द में उत्तर देने का होता है। का क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध। प्रथम विश्व युद्ध भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में स्थापित उपनिवेशों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ा गया। भारत ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश था तथा भारत को प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति में भी सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था। युद्ध शुरू होने के पश्चात ब्रिटेन की सरकार ने घोषणा की कि ब्रिटेन के शासन करने का उद्देश्य यहाँ एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना है तथा स्वराज की स्थापना भारत जैसे देश में लागू किया जाएगा। सरकार ने 1916 में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में वस्त्र उद्योग का विकास हो सके। दूसरा था, प्रथम विश्व युद्ध के समय का भारतीय घटनाक्रम। ठीक है, क्या था? इस समय की सभी घटनाएं युद्ध से उत्पन्न परिस्थिति की देन थी। तिलक एवं गांधी जी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सहयोग किया, इस उम्मीद से कि युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार इनके स्वराज की मांग को मान लेगी, परंतु इनका श्रम शीघ्र ही टूट गया। 1915 से 17 में एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में भी होम रूल आंदोलन आरंभ किया। इसका उद्देश्य वैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करना। मार्च 1916 में तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका केंद्र पूना में था। ठीक है, युद्ध काल में ही क्रांतिकारी आंदोलन का विकास भारत एवं विदेशों में हुआ। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब तथा संपूर्ण उत्तरी भारत था। विदेशों में यह अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा चलाया गया। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, शुरू में ही करवाए थे। स्थापना सैन फ्रांसिस्को ने किया। इन्होंने हिंदुस्तान गदर समाचार पत्र के माध्यम से ब्रिटिश विरोधी विचारों का, क्रांतिकारी दर्शन का प्रसारण किया। 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटी। प्रथम राजनीतिक घटना, कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल तथा नरम दल। देखिए यहाँ पे कांग्रेस के दो दल थे, पहला था गरम दल, दूसरा नरम दल, मिलकर एक हो गए। तथा दूसरी घटना 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन द्वारा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का अभ्युदय युद्ध काल के दौरान हुआ। इसी काल में उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जैसे 3 सफल सत्याग्रहों का संचालन किया। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। 2 है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के समय कांग्रेस ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। ब्रिटिश सरकार युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया था। युद्ध के बाद परिस्थिति बदल गई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश नेता पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे।
ब्रिटिश सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। दूसरा है 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, जिसका विरोध भारतीयों ने किया। तीसरा है रॉलेट एक्ट आंदोलन का कारण बना, क्योंकि इस कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर बिना सुनवाई के सजा दी जा सकती थी। भारतीयों ने इस कानून का विरोध किया तथा इसे काला कानून, देखिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई। इसी की प्रतिक्रिया ने आंदोलन की पृष्ठभूमि बनाई। ओके। 4 है जालियांवाला बाग हत्याकांड ने आग में घी डालने वाला कार्य किया। यहाँ शांतिपूर्ण सभा में हजारों लोग उपस्थित होकर विरोध प्रकट कर रहे थे। जनरल डायर ने बिना चेतावनी के गोली चलवा दी, जिससे हजारों निर्दोष मारे गए तथा हजारों लोग घायल हो गए। इसी की प्रतिक्रिया में असहयोग आंदोलन हुआ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये भी वीवीआई है कि गांधी जी भी आंदोलन के संचालन के लिए सबसे बड़े हथियार थे। ये चंपारण खेड़ा सत्याग्रह को सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर सफल कर चुके थे। अतः पहले से सफल पृष्ठभूमि गांधी जी द्वारा तैयार थी, जिसका प्रयोग असहयोग जन आंदोलन में किया गया। फिर है असहयोग आंदोलन के परिणाम। असहयोग आंदोलन को वापस लेने तथा गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के कारण खिलाफत का मुद्दा समाप्त हो गया। अब हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो गई या समाप्त हो गई तथा एकता की जगह सांप्रदायिकता ने ले ली। इस आंदोलन से स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकी तथा न ही पंजाब के अन्यायों का न्यायपूर्वक निवारण हुआ। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन की उपलब्धि यह रही कि पूरे भारत की जनता का विश्वास कांग्रेस एवं गांधी जी के प्रति बढ़ गई। भारत में पहली बार कोई जन आंदोलन एक साथ चलाया गया। फिर देखिए यहाँ से पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा के रूप में किन्हीं को मान्यता मिली तथा चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि वीवीआई है, एग्जाम में आते रहता है ये क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना निम्न है। पहला है समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। इस समय कांग्रेस संगठन के अंदर मार्क्सवादी एवं समाजवादी विचारधारा तेजी से फैल रही थी। कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारधारा का उदय हो रहा था। इस विचारधारा से प्रभावित कांग्रेसी नेता में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मुख्य थे। अतः वामपंथी दबाव को संतुलित करने के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता थी। दूसरा है क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। इस समय भारत की स्थिति विस्फोटक थी। मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया था। बंगाल में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की गतिविधियां एक बार फिर उभरी। ठीक है, अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक छापा मारा, जिसका नेतृत्व सूर्य सेन कर रहे थे। इनका उपनाम क्या था? मास्टर दा। सूर्य सेन का उपनाम मास्टर दा था। तीसरा है पूर्ण स्वराज की मांग। दिसंबर 1929 ईस्वी के कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव बढ़ा। फिर देखिए यहाँ से 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। एग्जाम में आता है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, याद रखिए। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुई। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है?
भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुब्रह्मण्य अय्यर क्या सुब्रह्मण्य अय्यर, ठीक है, ये सब का नाम ऐसा सा रहता है ने मजदूर के यूनियन के गठन की बात कही तो दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव मजदूरों पर पड़ा। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की थी, जो महामारी खत्म होने पर समाप्त कर दी गई। इससे मजदूर असंतुष्ट थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और उसे उत्पन्न महंगाई के कारण बोनस की कटौती उनके लिए कष्टदायक थी। गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया। अंततः उन्हीं के सुझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया, ठीक है, बोनस पुनः बहाल किया गया। एक सेकेंड, यहाँ पे बहाल किया गया और इसकी दर 35% निर्धारित की गई। सन 1917 की रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना कुछ ऐसी विदेशी घटनाएं थी जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं मजदूर वर्ग दोनों पर ही पड़ा। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। कब? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और इनकी मांगों का समर्थन किया जाए, ठीक है। फिर देखिए, कालांतर में वामपंथी विचारों की लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलनों को अधिक सशक्त बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ी और मजदूरों के विरुद्ध दमनकारी उपाय भी किए गए। इस कार्यक्रम में मार्च 1929 में कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसी बीच 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुई। एग्जाम में आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई, तो 1930 ईस्वी में। वही कह रहे हैं कि सबको ध्यान से देखिए आप लोग, प्रारंभ हुआ, जिसे आरंभ में मजदूरों का समर्थन प्राप्त रहा, लेकिन 1931 में ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक 3 संगठनों में यह विभाजित हुआ। इसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं कौन कौन थे भाई, देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि द्वारा समाज विचारों, एक सेकेंड, द्वारा समाजवादी विचारों के प्रवाधीन मजदूरों का समर्थन जारी रहा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। उत्तर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में जितना योगदान महात्मा गांधी का है, संभवतः उतना किसी और भारतीय का नहीं है। 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक या स्वतंत्रता प्राप्ति तक आप भारत की राजनीति पर इस प्रकार छाए रहे कि बहुत से इतिहासकारों ने इस काल को गांधी युग नाम दिया। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह कोई कहना नहीं है, ठीक है। पहला है, अपने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न किए ताकि अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई फूडालो और राज करो की सांप्रदायिकतापूर्ण नीति सफल न हो सके। दूसरा था, अपने हरिजनों को पूर्ण सम्मान दिलाया और सदियों से उनके साथ होने वाले अन्याय को दूर किया। गांधी जी वाला आप लोग याद करते जाइएगा क्योंकि गांधी जी से क्वेश्चन आते रहता है। 3 है, वास्तव में गांधी जी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर के लिए सदा तैयार रहते थे। ऐसा करते हुए कई बार गोलियों के बीच जाना पड़ा, कई बार लाठियां खानी पड़ी और कई बार जेल जाना पड़ा। ये रियल बात है।
4 है, उनके महान नेतृत्व तथा बलिदान के फलस्वरूप अंग्रेज जिन्होंने जून 1948 को भारत छोड़ने की घोषणा की थी, इससे पहले ही 15 अगस्त 1947 ईस्वी को छोड़कर यहाँ से चले गए। ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, इसे भी देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। उत्तर हो जाएगा, वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारत में साम्यवादी एवं समाजवादी विचारधाराएं फैलने लगी। इन विचारों से जुड़े लोगों में श्रीपाद, अमृत डांगे, मुजफ्फरपुर अहमद, गुलाम हुसैन, मौलवी बरकतुल्लाह प्रमुख थे। इन्होंने अपने पत्रों के द्वारा साम्यवादी विचारों का प्रसार किया। ओके, रूसी क्रांति के बाद साम्यवादी विचार भारत में तेजी से फैलने लगा। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय MN राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, परंतु भारत में अभी तक ये गुप्त रूप से काम कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के समय में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार किया तथा उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलनों से भी अपना संबंध स्थापित किया। यही कारण था कि असहयोग आंदोलन के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन करना शुरू किया तथा पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 23, कानपुर षड्यंत्र केस 1924, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 के द्वारा 8 लोगों पर मुकदमा चलाया। आगे साम्यवादियों को कांग्रेस का समर्थन भी मिला, क्योंकि सरकार द्वारा चलाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेस ने पारित नहीं होने दिया। यह कानून कम्युनिस्टों के विरोध में था। दिसंबर 1925 में सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं सोशल साइंस का और सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। एक समय डेली वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।